तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अब क्या है कि पार्टनर की एक की डेथ हो जाएगी, उस कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है वो चीज़ सारी आपकी सीखनी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3 पार्टनर हैं आपके ए, बी और सी। इसमें से सी की जो है डेथ हो जाएगी, इस कंडीशन में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये चीज़ जो है वो आप यहाँ सीखेंगे। क्लियर है कि सी की डेथ के वक्त आपका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो आपका होना है। देखो इसमें क्या होगा कि आपका सबसे पहले सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, यानी जिसकी डेथ हुई है ना उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब उसको जो जो चीज़ें भी आपको देनी है ना वो क्रेडिट करते जाओ। जैसे सबसे पहले तो सी की जो कैपिटल है वो उसको दी जाएगी बाय बैलेंस बीडी, कि उसकी लाइबिलिटीज़ के अंदर कितनी कैपिटल क्रेडिट की हुई है वो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। इसके अलावा रिजर्व में कोई हिस्सा है तो वो उसको दे दो। इसके अलावा हो सकता है कि कोई रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट वगैरह हो तो उसका हिस्सा उसको दे दो। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, भाई पार्टनर की डेथ की कोई डेट तो तय होती नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ईयर है, पार्टनर की डेथ यहाँ हुई, मतलब ये ईयर चालू हुआ यहाँ बीच में हो गई, मान लेते हैं 4 महीने बाद। तब 4 महीने जब वो पार्टनर रहा है तो 4 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए ना, सही है। इसके अलावा अगर कोई कमीशन वगैरह उसको देना है वो भी दे दो, कोई सैलरी वगैरह उसको देनी है 4 महीने की वो भी दे दो। मतलब जो जो चीज़ों में उसका हिस्सा बनता है क्रेडिट करते जाओ। ओके, अच्छा हो सकता है कि कोई प्रॉफिट बनता हो, प्रॉफिट कौन सा, इन 4 महीनों में जो एक्टिविटी हुई है तो इन 4 महीनों में प्रॉफिट में भी तो उसका हिस्सा बनेगा, तो उसके लिए भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। तो आप कहोगे सर ये सस्पेंस क्यों लगाया है, रीज़न है साल के बीच में तो पी एंड एल अकाउंट बन नहीं सकता, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो साल के बीच में जब अकाउंट बनाते हैं तो उसको पी एंड एल ना कहकर पी एंड एल सस्पेंस कहा जाता है। क्लियर है, साल के बीच में जब हम अकाउंट प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम पी एंड एल तो बना नहीं सकते, इसलिए हम उसको पी एंड एल सस्पेंस कहेंगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, 2 ड्राइंग्स, इन 4 महीनों की जो भी आपने ड्राइंग्स की हैं वो यहाँ आएगी। अगर ड्राइंग की है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लग सकता है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा 2 रिवैल्यूएशन, यदि कोई लॉस वगैरह हुआ है तो वो भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई लॉस हुआ है, कोई लॉस वगैरह है तो वो भी आपका यहाँ डिटरमाइन हो जाएगा। इसमें एक बात आती है, स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ के लिए कि सर किन किन चीज़ों में मंथ का डिटर्मिनेशन रहता है, किन किन चीज़ों में मंथ का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो उनके आगे मैं एम लिख देता हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें आपको मंथ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सैलरी है वो महीने के हिसाब से मिलती है, मंथ का ध्यान रखना पड़ेगा। पी एंड एल सस्पेंस में आपका प्रॉफिट है वो मंथ के हिसाब से आपका चलेगा, और ड्राइंग्स है वो मंथ के हिसाब से चलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपका मंथ के हिसाब से चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर कोई है, अगर इसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और पी एंड एल भी हो सकता है। तो अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है तो आप पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पी एंड एल सस्पेंस आपने निकाला है तो वो भी आपका मंथ के अकॉर्डिंग होगा, सही है ना। अब क्या होगा कि आपने कैपिटल अकाउंट तो पूरा बना दिया, अब आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोल करोगे, उसमें से डेबिट साइड को लेस कर दोगे। तो पहले तो क्या था कि पार्टनर को अपन पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब पार्टनर को तो पेमेंट कहाँ से करोगे, सी की तो डेथ हो गई तो सी को तो पेमेंट कर नहीं पाओगे। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर में ये अमाउंट निकलेगा वो आप सी के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान देना, जो सी के बीवी बच्चे हैं उनको नाम जो दिया गया है वो सी के एग्जीक्यूटर नाम दिया गया है। तो ये बैलेंसिंग फिगर में जो भी अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बनेगा सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये जो आपने यहाँ लिखा है 2 सीज एग्जीक्यूटर, ये सीज एग्जीक्यूटर में यहाँ आ जाएगा और इसे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखा था 2 सीज एग्जीक्यूटर, तो सीज एग्जीक्यूटर में क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको अगर दे रखा है कि कुछ अमाउंट पे कर दिया तो टू बैंक करके पेड कर दो, और अगर पेड नहीं किया तो उसको डालो टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर कि भाई आप पे तो कर नहीं पाए, पे नहीं कर पाए तो ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए, सी के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। सी के एग्जीक्यूटर कौन, सी के बीवी बच्चे हैं जो वो। अब बनेगा सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यहां लिखा है टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, तो सीज एग्जीक्यूटर में लोन में क्या लिखेंगे, बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब पे तो हम कर नहीं पाए, दैट्स वाई इसका बैलेंस निकाल लो, सेम फिगर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। और टू बैलेंस सीडी जितने भी होते हैं वो कहाँ गिरते हैं, वो गिरते हैं लायबिलिटी के अंदर सीधे, ध्यान रखना वो कहाँ गिरेंगे, लायबिलिटी के अंदर गिरेंगे। इस तरीके से सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हुई। स्टेप नंबर 1 के अंदर अपन ने क्या बनाया, सी का कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हुआ, सी के एग्जीक्यूटर में, सी का एग्जीक्यूटर बनाया, जितना पे करना है पे कर दिया, बाकी का ट्रांसफर करा स्टेप नंबर 2 के अंदर कहाँ, सी के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। अब बनाया सी के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, और उसका अब बैलेंस जो है क्योंकि हम पे नहीं कर पाए हैं वो हमारी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है P&L सस्पेंस का, कि सर P&L सस्पेंस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो ये चीज़ देखो अपन को समझनी पड़ेगी कि ये कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग अपन लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज अपन को सीखनी है। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में वैसे आपको दे रखा होगा कि आपको किस बेस पे करना है, इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमेशा गिवन होगा। सबसे पहले जो है वो हम टाइम बेसिस को पकड़ते हैं, है ना, कि अगर आपको टाइम बेसिस कहे तो कैसे कैलकुलेट करना है। देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, ये 2014 है, 1 जनवरी 2014 और 31 दिसंबर 2014। किसी पार्टनर की डेथ 1 मई को हो गई, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने वो पार्टनर रहा। अब हम चाहते हैं कि इन 4 महीनों का हम प्रॉफिट निकालें, तो इन 4 महीनों का निकालें तो बड़ी समस्या ये आएगी कि कैसे कैलकुलेट करें। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका बेस होता है, तो पिछला साल नॉर्मली बेस के तौर पे ले आता है, प्रीवियस ईयर। अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि प्रीवियस ईयर के बेस पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 2013 का प्रॉफिट का बेस ले लेना, और उसमें कि भाई मान लो इस साल का प्रॉफिट है 20,000, है ना, तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि 20,000 का जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का है, तो 4 महीने का कितना होगा, 4 महीने का निकल गया, उसमें सी का शेयर कितना है, सी का हिस्सा मान लो 1/3 है, तो सी का हिस्सा 1/3 निकल जाएगा। तो इसीलिए 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है। ये पिछले साल के बेस पे कह दे तो एक तरीका तो ये हो गया कि पिछले साल के बेस पे कह दे। एक और तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या, एक तो प्रीवियस ईयर ही कह दिया पिछले साल के बेस पे, पर एक कहते हैं एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर। उसमें क्या होगा, 2011, 2012, 2013 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया, तीनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, मान लो इसका एवरेज निकला 18,000। पिछले 3 सालों का जब हमने एवरेज किया तो निकला 18,000। अब वही कैलकुलेशन, ये 18,000 तो पूरे साल भर के लिए है, तो बताओ 4 महीने के लिए कितना होगा। उसमें भी सी का हिस्सा कितना है, कहती सी का तो 1/3 हिस्सा, तो सी का हिस्सा निकल जाएगा। सही है ना। तो इस तरीके से 2 कंडीशन होगी, या तो केवल प्रीवियस ईयर के बेसिस पर होगा, और या पिछले 2, 3, 4 सालों के एवरेज के बेसिस पर होगा। तो ध्यान से पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर है या एवरेज है, तो इसको अपन ध्यान से कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, टाइम बेसिस। दूसरा कौन सा होता है, वो होता है सेल बेसिस। सेल बेसिस भी देख लें कैसे होता है। सेल बेसिस क्या है, इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये 2014 है, ये 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है, पार्टनर की डेथ 1 मई को हुई है। ठीक है, पार्टनर की डेथ 1 मई को हुई है। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। हमें पिछले साल की सेल दे दी, हमें पिछले साल की सेल दे दी 6 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया कितना, 60,000। पिछले साल 6 लाख की सेल पर 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, और इस साल इन 4 महीनों की जो सेल दी है वो दी है आपको, मान लेते हैं 2,50,000। इन 4 महीने की सेल कितनी है, 2,50,000। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
कि पिछले साल 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, कितने रुपए की सेल पे? 6 लाख के सेल पे। पिछले साल 6 लाख की सेल पे 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल 2,50,000 की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? वो निकल गया इन 4 महीनों का प्रॉफिट। उसमें सी का कितना हिस्सा है जी? सी का 1/3 हिस्सा, तो सी का 1/3 हिस्सा इससे निकल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल इनटू करंट ईयर का सेल। ठीक है, यहां भी सेल आ रही है, यहां भी सेल आ रही है, तो इसको लैंग्वेज में याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। 6 लाख की सेल पे 60 का प्रॉफिट हुआ था, तो बताओ 2,50,000 की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? ये निकल गया आपका 4 मंथ का प्रॉफिट, ये 4 मंथ का प्रॉफिट निकला आपका। इस 4 मंथ के प्रॉफिट में सी का कितना हिस्सा वो निकाल लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये कौन सा बेसिस हो गया? सेल बेसिस। क्लियर है? तो 2 बेसिस होते हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। इसमें स्टूडेंट को कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि सर जो पार्टनर की सी की डेथ हुई है, केवल उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है या बाकी सब पार्टनर का ही बनाना है? तो देखो ऐसा है, अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में पूछी है, अगर बैलेंस शीट पूछी है तो उसमें तो सभी के कैपिटल अकाउंट आएंगे ए बी सी, तो आपको फिर सबका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी है तो फिर तो सी के कैपिटल अकाउंट से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है, तो बाकी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना के क्या करेंगे? फिर तो केवल सी का कैपिटल अकाउंट बना देना, दैट इज इनफ। ठीक है, बाकी इसके एग्जांपल्स पहले बुक में से करें तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू।